बलात्कार का दोषी राम रहीम 20 साल के लिए 14 दिन से सलाखों के पीछे है। हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना की मौजूदगी के बाद भी सिरसा में कर्फ्यू है, क्योंकि सरकार को राम रहीम के चेलों से डर लगता है। इसी डर के चलते राम रहीम के डेरे की तलाशी भी 14 दिन बाद शुरू हुई। डेरा सच्चा सौदा के सिरसा हेडक्वार्टर में आज कोर्ट कमिश्नर की मौजूदगी और 60 कैमरों की निगरानी में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कोर्ट कमिश्नर की तैनाती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हरियाणा सरकार को लग रहा था कि पारदर्शिता के लिए कोर्ट कमिश्नर का होना जरूरी है। सर्च ऑपरेशन के लिए इतने सुरक्षा कर्मी तैनात करने पड़े जितने सुरक्षा कर्मियों की जरूरत आतंकियों और नक्सलियों की तलाशी में भी नहीं पड़ती। हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी के जवानों के साथ साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम और जेसीबी मशीनें भी हैं। यह आशंका है कि राम रहीम के कई गुनाह डेरे के दीवारों और जमीन में दफन हो सकते हैं। डेरा के अखबार ने तो पहले ही मान लिया है कि डेरे में कंकाल मिल सकते हैं, क्योंकि राम रहीम अपने चेलों के शव डेरे में ही दफन करवाता था। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो आई है, कुछ फार्मेसी की दवाइयां मिली हैं जिन पे कोई लेबल नहीं था, कोई ब्रांड नहीं था, और उसके साथ साथ एक लेक्सिस गाड़ी, बिना नंबर की गाड़ी लेक्सिस गाड़ी मिली है, और एक ओबी वैन मिली है, और कुछ करेंसी है 12,000 रुपए की, जो नई करेंसी है 7,000 रुपए की, 7,000 रुपए की, 7,000 रुपए की पुरानी करेंसी मिली। राम रहीम के सिरसा डेरा में सर्च अभियान जारी है। इस दौरान राम रहीम की गुफा में 2 नाबालिग बच्चे मिले हैं, साथ ही 3 युवक भी मिले हैं। बच्चों को बाल संरक्षण विभाग को सौंप दिया गया है। पुलिस को तलाश के दौरान एक वॉकी टॉकी भी मिला है। अब एक संत, एक बाबा, एक महात्मा के सिस्टम के अंदर, उसके डेरे के अंदर वॉकी टॉकी का क्या काम, हथियारों का क्या काम, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। ये भी अपने आप में सवाल है कि जो करेंसी मिली है, क्या बाबा सिर्फ उतनी करेंसी ही रखता होगा, क्योंकि बाबा की संपत्ति अरबों में बताई जाती है। डेरा सच्चा सौदा की फैक्ट्री का इलाका है। आप सामने जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब इसी फैक्ट्री के अंदर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा वही इलाका है जहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। ये कौन सी जगह पड़ती है? ये सामने ये एमएसजी है जी। एमएसजी का ये फैक्ट्री वाला एरिया है। तो पुलिस फोर्स यहाँ पे भी आई क्या? पता नहीं जी, यहाँ पर तो रोड पर तो है। पुलिस फोर्स पूरी रोड पे लगी हुई है। ये सामने जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे पूरे में पुलिस फोर्स लगी हुई है। अगर आप वहां से देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इलाका कवर मिलेगा पुलिस फोर्स द्वारा। ये पूरी की पूरी वही सड़क है जो एमएसजी को जाती है, और इसी के साथ पूरी फैक्ट्री वाला इलाका है जहाँ पे फैक्ट्री बनी हुई है, और चंद कदमों की दूरी पर है। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो इसी जगह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ये यहाँ पे क्या फैक्ट्री है पूरी? हाँ जी, यहाँ पर फैक्ट्री है जहाँ एलवीरा का जूस बनता है। जो जूस बनता है बाबा का? हाँ जी, वही। ठीक है, राम रहीम का जो जूस आता है वो यहीं से आता है जी। ठीक है, और यहाँ पे पूरी की पूरी रोड को कवर कर लिया है जी। मिलिट्री, पुलिस सब कुछ है। रोड पर सभी लोग बैठे हुए हैं, पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया गया है। अब यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है और पेपर खंगालने की कोशिश यहाँ पर हो रही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कि किन किन चीज, क्या क्या चीजें आती थी और कैसे लेन देन होता था। तो पुलकित नागर हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए हैं। गुफा जो बाबा का घर है उसके अंदर से 2 बच्चे मिले हैं, साथ ही साथ फोरेंसिक की टीम वहां पर इस वक्त अंदर है। पुलकित, क्या खबर मिल पा रही है और क्या क्या मिला है? मात्र 19,000 की नकदी। देखिए दीपक जी, जब ये जो गुफा है इसका नाम 13 बास दिया गया और बाबा यहाँ पर रहा करता था, तो इस गुफा की जब जांच की गई तो अंदर जब ये सर्च ऑपरेशन की टीम पहुंची तो अंदर से 5 बच्चे मिले, जिसमें से 2 माइनर थे और थे। तो अब जो बच्चे हैं, जो 3 बड़े बच्चे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचे और क्या वजह है कि वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। तो साथ ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के जांचने में लगी है कि क्या क्या चीजें गुफा के अंदर थी। तो ये अभी अपडेट है जो सरकार की तरफ से आया है कि 5 बच्चे अभी मिले हैं, जिसमें से 2 माइनर हैं। ठीक है पुलकित, आप लगातार नजर बनाए रखें। 2 माइनर बच्चे मिले हैं बाबा के रिहायशी इलाकों से। अगर वो हॉस्टल में रहते थे तो 2 माइनर
बाबा की गुफा यानी उसके घर में कैसे पहुंचे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी पर महाबहस करने के लिए हमारे साथ है जवाहर यादव, हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता है और हरियाणा हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन है। गुरदास सिंह तूर साहब डेरा के पूर्व सेवादार है और 2002 में डेरा सच्चा सौदा से नाता तोड़ा था। जानी मानी एडवोकेट है और सिविल सर्विसेज छोड़कर वकालत का पेशा चुना है। लोकेंद्र कसाना डेरा सच्चा सौदा के समर्थक हैं और गुर्जर एकता मिशन के संस्थापक सदस्य हैं। पंडित राजकुमार शास्त्री थोड़ी देर में आएंगे, हिंदू धर्माचार्य और ज्योतिषाचार्य हैं और धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखते हैं। सबसे पहले जवाहर यादव जी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 25 तारीख को आपको कहा था, 25 तारीख को जिस दिन बाबा को दोषी ठहराया गया, उस दिन कहा था कि डेरा सच्चा सौदा के हेडक्वार्टर और उसकी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए और 25 अगस्त को उन्होंने कहा था कि भरपाई होनी चाहिए, इस संपत्ति को सील करें तो उन लोगों की जिनके संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है। आखिर मुझे बताइए कि आपको कोर्ट कमिश्नर की जरूरत क्यों पड़ी? हरियाणा सरकार को अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद भरोसा नहीं था, अपने कामकाज पर खुद भरोसा नहीं था, आपने 14 दिनों की देरी की। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने 14 दिनों की देरी की। लगभग 118 डेरों में पहले ये सर्च अभियान चल चुका है, जहां का जांच और तलाशी अभियान पूरा हो चुका है। मुख्य हाईकोर्ट ने कहा था जवाहर जी सील करा जाए, कोई व्यक्ति आए तो और अच्छा रहेगा, जिससे अरे सर सुन नहीं, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने स्पेसिफिक वक्त दिया था, स्पेसिफिक लाइन बोली थी कि इनको सील किया जाए। नहीं, सील करने का कोई ऑर्डर नहीं, आप मेरा निवेदन है, मुझे लगता है यहाँ आपके तथ्य ठीक नहीं है। सील करने के कोई ऑर्डर नहीं थे, हमारे पास तलाशी के ऑर्डर है, उसके बाद भी हमने एहतियात के रूप में कुछ चीजें बरती है। आज भी जो है यहाँ जो ऑर्डर है वो तलाशी अभियान के हैं, सील करने के नहीं है। ये तय करना कि यहाँ कोई ऐसी जवाहर यादव जी के हित में ठीक नहीं है। अगर वहाँ कोई असंवैधानिक गतिविधियां मिलते हैं जी नहीं, मैं आपसे सिंपल सवाल बोल रहा हूं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो 25 तारीख की शाम लगभग 5 बजे के आसपास कहा था, वो कहा था कि बाबा राम रहीम की पूरी संपत्ति को अटैच कर दिया जाए। अटैच करने का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिए आप। देखिए, आप दोनों चीजों में अंतर है, सील करना और अटैच करना दोनों। नहीं, अटैच करने का क्या मतलब है, ये बता दीजिए। कोई ऑर्डर नहीं है, हमारे पास जांच करने के ऑर्डर है, ये मानिए। अरे सर मैं बोल रहा हूं, मेरा निवेदन है कि ये अगर किसी चीज का अर्थ नहीं पता, जितना हमें समझ आया, सरकार को समझ आया, इसके अगर किसी को दिक्कत है वो माननीय न्यायालय के समक्ष सकता है। माननीय न्यायालय ने अपना ही कोर्ट कमिश्नर हमें दिया है, जिसके माध्यम से, जिसकी अगुवाई में अगर उनको बंद करने के आदेश होते तो कोर्ट कमिश्नर ये कहता है कि हम इसको सील करने आए हैं। कोर्ट कमिश्नर उनकी तलाशी को लेने के लिए आए हैं कि वहां कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो राष्ट्र हित के लिए ठीक ना हो। उसकी तलाशी अभियान के बाद ये निर्णय माननीय न्यायालय करेगा। अगर हमें ये ऑर्डर करेगा कि इनको सील करना है तो हम सील करेंगे। नहीं जवाहर यादव जी, मैंने आपकी बात मान ली, सब बात मान ली। हो सकता है कि मुझे कानून का इतना ज्ञान नहीं हो, मुझे पता नहीं हो कि अटैच करने शब्द का मतलब क्या है। और आपके एडवोकेट जनरल जो हैं वो सूटकेस उतार रहे थे बाबा राम रहीम का, ये सबने देखा था। मैं बड़े अदब के साथ आपसे जानना चाहूंगा कि कोर्ट कमिश्नर को अपॉइंट करने का रिक्वेस्ट हरियाणा सरकार ने क्यों किया? क्या हरियाणा सरकार को अपने काम पर, अपने अधिकारियों पर, अपनी टीम पर, अपने लोगों पर कोई भरोसा नहीं था कि आप हाईकोर्ट गए 2 दिन बाद और आपने कहा कि कोर्ट कमिश्नर साहब नियुक्त करें? आप कुछ भी अपने सर पर लेना ही नहीं चाहते थे। हाँ, इसका अर्थ ये है, इसका नहीं, इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी काम पर, अपनी कार्य क्षमता पर पूरा और अटूट भरोसा था। इसलिए हमें भरोसा था, तभी हमने कहा कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, जिससे कि कोई भी पर्सन चिन्ह खड़ा ना हो। हम ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं और माननीय न्यायालय की तरफ से कोई व्यक्ति वहां रहेगा तो हमें और अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कुछ छुपाना चाहते ही नहीं है। हमें अपने ऊपर विश्वास है।
अपनी दृढ़ निष्ठा पे विश्वास है कि कोई भी गतिविधि जो समाज हित में नहीं होगी उसको पकड़ के हम लोगों के सामने लेकर आएंगे। तो हमें विश्वास था, इसलिए हमने कोर्ट कमिश्नर की मांग की। अगर विश्वास नहीं होता तो हम कहते हैं कि कोर्ट कमिश्नर नहीं चाहिए। यानी कि हम पारदर्शी सरकार थी, समाज से और मीडिया से हम कुछ नहीं छुपाना चाहते। और इसीलिए आप निर्णय नहीं लेना चाहते थे, अब हाईकोर्ट चले गए। आप कोई निर्णय अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहते थे, इसीलिए आप बार बार हाईकोर्ट जाते रहे। हाईकोर्ट में अर्जी लगाई आपने, क्योंकि उसकी साफ साफ ऑर्डर था हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का कि संपत्ति को अटैच कर दिया जाए। मैं उस ऑर्डर को अभी अभी पढ़ के आ रहा हूं, और अटैच शब्द अगर उसमें नहीं लिखा होगा तो आप जो बोलेंगे वो करूंगा मैं। 100 सीलिंग का कोई अधिकार नहीं है। सीलिंग के लिए नहीं कहा, हमें केवल जांच के लिए कहा गया। अटैच करने के लिए कहा गया था कि नहीं? आप डिनाई कर दीजिए कि हाई कोर्ट ने अटैच करने का कोई आदेश दिया ही नहीं था। सर हाँ, इसका सुनिए। अटैच करने के लिए कहा तो अभी तो संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा होगा, ये पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए डेरे के अंदर भी अभी हम जा रहे हैं, उसमें कुछ निजी संपत्ति है, कुछ डेरे की संपत्ति है। जब तक ये नहीं पता चलता कि जिसको डेरे का जो भी कार्यालय है उसको नाम चर्चा कहते हैं, ये किसी व्यक्ति के नाम है या डेरे के नाम है। जब किसी व्यक्ति की संपत्ति हमने अटैच नहीं करनी है, हमने तो डेरे की संपत्ति अटैच करनी है। जब तक हमारे पास पूरे तथ्य नहीं आते कि कौन सी संपत्ति डेरे की और कौन सी संपत्ति किसी व्यक्ति की है, तो जब जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ जाएंगे सारे, हम प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। ये तो हमने न्यायालय के समक्ष खुद कहा है कि हम प्रॉपर्टी अटैच करके देंगे। अभी आप कह रहे थे कि सीलिंग करनी ही नहीं, आपको अटैच करना ही नहीं है, और अब आप कह रहे हैं कि डेरे की व्यक्तिगत किसकी है? के अर्थ में अच्छा मुझे बताइए, अगर डेरे का आश्रम है तो उसमें व्यक्तिगत किसका होगा? या तो गुरमीत सिंह राम रहीम का होगा, और जो शब्द का इस्तेमाल हाईकोर्ट ने किया है वो डेरा है। और आप कह रहे हैं कि अब देखना है कि किसकी प्राइवेट है और कौन सी डेरा की संपत्ति। मैंने मान लीजिए मेरा कोई मैं उदाहरण सहित बताता हूं, मैं उदाहरण सहित बताता हूं। कोई प्लॉट अगर मान लीजिए कोई 1 एकड़ की जमीन मेरे नाम है और मैंने उसमें मान लीजिए डेरे की स्थापना कर दी, वहां नाम चर्चा शुरू कर दी, तो वो डेरे की संपत्ति है या मेरी संपत्ति है? तो इसलिए डेरे की संपत्ति का जब तक पूरा मूल्यांकन होगा, हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी संपत्ति डेरे की है, उसको हम अटैच करेंगे। परंतु कहीं भी हमें कब्जा करने के या सीलिंग करने के कोई ऑर्डर माननीय न्यायालय ने नहीं दिए। चलिए ठीक है जवाहर यादव जी, मैं वरिष्ठ वकील आभा सिंह जी के पास चलता हूं। आभा सिंह जी, हो सकता है मेरा न्याय का थोड़ा जो दायरा है वो थोड़ा कम हो, लेकिन आप मुझे बता सकती हैं, अगर हाईकोर्ट ने कहा कि डेरे की संपत्ति को अटैच कर दिया जाए, तो जवाहर यादव जी जो तर्क दे रहे हैं क्या वो ठीक है? देखिए, जवाहर यादव जो है, इनकी सरकार अभी जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है, उसको कुछ मालूम नहीं क्या करना है, और वो इस तरह के बातें करके, अटैचमेंट बड़ी क्लियर होती है। अटैचमेंट का मतलब सील करना ही होता है। कोई वहां की जो प्रॉपर्टी है, चाहे जमीन हो या बैंक अकाउंट हो, उनको कोई यूज नहीं कर सकता, उसको कोई उसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज ये होती है। जबकि तो ये हाँ, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे जिस तरह से लोगों ने कंप्लेन की कि महिलाएं गुम हो गई हैं, वो भी चीजें देखी जा रही हैं। ये जो 2 बच्चे मिले हैं, क्या इनके ऊपर कोई ऑफेंस हुआ है? क्या कोई पॉक्सो एक्ट का केस रजिस्टर होना है? क्या जुवेनाइल का कोई केस होना है? ये सब चीजें जो है देखी जानी है। और ये हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया था। हरियाणा सरकार तो अभी भी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो कोई एक्शन ले, और इसीलिए वो गोल गोल जवाब दे रही है, क्योंकि ये अपनी वोट बैंक के बारे में इनको ज्यादा चिंता है। नहीं, आभा सिंह जी, मैं सिंपल शब्द जानना चाहता हूं, अटैच करने का क्या मतलब होता है? क्या कोई प्रॉपर्टी बिना सील हुए अटैच हो सकती है? नहीं, बिल्कुल अटैच होने के बाद ये बिल्कुल नहीं कुछ कर सकते। ऑर्डर है, लेकिन चूंकि कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुआ है, अंदर जाके ये एक एक चीज देखेंगे और फिर सील करते चलेंगे। एक बार इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद ये प्रॉपर्टीज जो है बंद की जाएंगी, क्योंकि इनमें अब जिस तरह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिले हैं, जिस तरह से हथियार मिले थे, इस वजह से कोर्ट का कहना है कि एक ये वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द नेशन का उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे। तो ये जो है अटैचमेंट का मतलब यही होता है कि अब इसकी कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं की जा सकती। बताइए जवाहर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ,
देखिए आबाजी ने वही कहा जो मैंने कहा, परंतु पहले ये दिखाना कि आप कुछ अलग से चीजें कह रहे हो। आबाजी ने वही कहा जो हमने कहा। हमने कहा हम जांच कर रहे हैं, जो जो संपत्ति डेरे की निकलेगी उसके आधार पर जो कानून का नियम होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे, यही आबाजी ने कहा। आबाजी मुझसे अलग कोई बात की ऐसा तो मैं नहीं समझता। अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा पूरी प्रक्रिया में, वहां कानून अपना काम करेगा। हमें जो आप ये कह रहे हैं कि डेरे की प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी, अभी इसमें कोई पर्सनल और डेरे की प्रॉपर्टी नहीं है, जो भी कुछ डेरे में है वो डेरे का ही माना जाएगा। आबाजी मुझे और आप, हाँ, तो इसलिए मुझे और आपको इसमें कोई वाद विवाद नहीं है। आप वही कह रहे हैं जो मैंने कहा, परंतु जब तक ये नहीं पता चलेगा कि ये डेरे की संपत्ति है या नहीं है, मैं आबादी की संपत्ति को कैसे अटैच कर दूंगा। इसलिए डेरे की संपत्ति को निकालना और उसके बाद उसको अटैच करना, बाल की खाल मत निकालिए। आप कहेंगे, आप ओब्लाइज करना चाहेंगे तो आप कहेंगे ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी का क्या पैरामीटर होगा? आप कोई अच्छा मुझे ये बता दीजिए जवाहर यादव जी, मेरे को एक बहुत अच्छा शॉट, एक वॉक थ्रू दिखाना है पुलकित नागर का। लेकिन जवाहर यादव जी, मैं एक सिंपल चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ। डेरे के नाम की संपत्ति को मैं किसी व्यक्ति की संपत्ति कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या हरियाणा सरकार के पास रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है? मैं तूर साहब के पास भी चलूंगा और लोकेंद्र कसाना के पास। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या बिल्डिंग प्लान, क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स डेरा के, क्या टैक्स पेइंग्स है, क्या बाकी चीजें हैं, ये कोई भी रिकॉर्ड डेरा के हरियाणा सरकार के पास अवेलेबल ही नहीं है। मैं ये मान के चलूं जो आप इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बाबा की संपत्ति कौन सी है और पर्सनल कौन सी है? निश्चित है, नहीं निश्चित। अब मैं बताता हूं। आपकी बातें अपने आप में तार्किक है, पर मैं इसका एक दूसरा रूप भी आपको दिखा देता हूं। जो डेरा है लगभग वो 700 एकड़ में फैला हुआ है। 700 एकड़ में ऐसा नहीं है कि सारी की सारी संपत्ति डेरे की है, इसमें अनेकों लोग वो भी रहते हैं। इसमें 3 गांव आते हैं, 700 एकड़ के अंदर 3 गांव आते हैं। तो इसलिए उसकी एक एक संपत्ति की जांच करना कि वो किसी व्यक्ति की संपत्ति है या डेरे की संपत्ति, जो डेरे ने तो भैया 3 गांव आते जवाहर यादव जी, तो डेरे को 800 एकड़ तक बढ़ाया क्यों गया? मुझे ये बताइए कि डेरे को 800 एकड़ तक बढ़ाया क्यों गया? 700 एकड़ के अंदर, इसलिए हरियाणा सरकार पे विश्वास नहीं होता। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ ये जान रहा हूं कि डेरे के पास एटीजी भी है, टैक्स सेविंग का भी है, तमाम उसके पास सभी तरह के सर्टिफिकेट सरकार के उपलब्ध हैं। तो क्या हरियाणा सरकार के पास कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है? पास रिकॉर्ड्स होंगे, ये ट्रस्ट होगा। हम ऐसा नहीं है। आबादी सुन लीजिए, निवेदन आबादी सुन लीजिए। ऐसा नहीं है। जो तथ्य थे, जब मैंने कहा कि खुद उनके कुछ अकाउंट हमने सीज किए हैं, आपने कहा कि एरिया क्यों बढ़ाया गया, तो एरिया हमारी सरकार में नहीं बढ़ा, एरिया पिछली सरकार के समय में बढ़ा था। तो अगर पिछली सरकार ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई कर दी थी तो आपको उसको ठीक करना था या नहीं? अगर पिछली सरकार ने कोई गैर कानूनी कार्रवाई करी थी तो आपको उसको ठीक करना था या नहीं? वो लीगल हो गया सर। अरे अगर मान लीजिए विधिवत तरीके से किसी का लाल डोरा बढ़ा दिया तो वो एक लीगल प्रोसेस हो जाता है। तो अच्छा, वो लीगल प्रोसेस की अनुमति कौन देगा? बढ़ता है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर कोई लाल डोरा की जमीन लीगल हो गई, लीगल से, और किसी की व्यक्तिगत संपत्ति में डेरा ने अपना इस्टेब्लिशमेंट बना लिया, तो डेरा फिर कब्जे करने का अधिकार अगर हरियाणा सरकार ने डेरा को दिया है तो बात अलग है जवाहर यादव जी। लेकिन मैं इस बहस को आगे ले जाऊंगा, यहीं तक लिमिट नहीं करूंगा, मेरे पास दूसरे मुद्दे भी हैं। गलत आप तथ्य गलत बता रहे हैं। नहीं, आप चौरसिया जी, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मेरा निवेदन है, लाल डोरा आबादी के अनुसार पूरे देश में समय समय पर जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, लाल डोरा बढ़ाने का प्रावधान है। वो कोई भी सरकार बढ़ा सकती है, आबादी को ध्यान में रखते हुए। जैसे अर्बन में नए सेक्टर डेवलप होते हैं, ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्र में गांव की आबादी बढ़ने के साथ साथ कुछ खेती की जमीन को गांव में समावेश कर लिया जाता है और उसके अंदर लाल डेरा बढ़ जाता है, जिसको ये माना जाता है अब ये आबादी का क्षेत्र हो गया।
तो ये कहीं लीगल नहीं है, ये लीगल प्रक्रिया है। अच्छा, लीगल प्रक्रिया है तो इस प्रक्रिया के कागजात आपके पास होंगे कि नहीं होंगे? प्रोसीजर है, आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, एक प्रॉपर कागजात तो आपके पास होंगे ना। आपको इन्वेस्टिगेट करने की क्या जरूरत है? आपके उसके कागजात तो होंगे ना। लैंड और रेवेन्यू रिकॉर्ड किसके पास में है? हरियाणा सरकार के पास में कि डेरे के पास में? अब मैं इसका भी समझाया। शायद वो डिस्ट्रॉय भी कर दिए गए दिल्ली में होंगे। रहते हैं और नोएडा में रहते हैं। नोएडा में अगर आप, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं चौरसिया जी। नोएडा में एक कॉलोनी है खोड़ा कॉलोनी, वो जो कि इलीगल रूप से बनी थी, जिसमें आज रजिस्ट्रिया भी नहीं है, केवल नोटरी के आधार पर बिका हुआ है। आप ध्यान में रखते हुए केवल हम बैठकर अच्छी बातें कर ले। खोड़ा कॉलोनी आपके पड़ोस की कॉलोनी है, बताइए कि नोटरी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जिसमें 20,000 मकान बने हुए हैं। नोटरी कौन करता है? वकील करता है। स्टैम्प पेपर कहाँ के खरीदे जाते हैं? भारत सरकार के खरीदे जाते हैं। अगर आपने किसी बात की नोटरी कराई है तो बकायदा आपके पास एक सर्टिफिकेट है लीगल। रिकॉर्ड रेन्यू में नहीं होता उसका रिकॉर्ड। जवाहर यादव जी आप गलत जानकारी आपकी। चलिए, मेरी जानकारी गलत है। चलिए, मेरी जानकारी गलत है। मैं इस बहस को यहाँ पे रोकूंगा। हमने बहुत तर्क वितर्क कर लिया। बाकी लोग भी हैं जिन लोगों को बोलना है, मैं उनको भी मौका दूंगा। मैं सबसे पहले आपको दिखा लेता हूं कि डेरे के सबसे नजदीक तक हमारे सहयोगी पुलकित नागर पहुंचे हैं। देखिए कैसे उन्होंने डेरे को सबसे नजदीक से दिखाया है। उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, वो किसी जमीन पर नहीं ट्रेसपास की है, लेकिन डेरे का वो विहंगम दृश्य आप देख लीजिए कैसे उन्होंने शूट किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग कराई जा रही है इस इलाके की। आप वो सामने देख रहे हैं, 2 कैमरा पर्सन आपको एमएसजी पर दिखाई देंगे। आपको सामने गेट दिखाई दे रहा है, ये फैक्ट्री का एरिया है और यहाँ पर इस कैमरे से अब इनकी रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। साथ में आपको पुलिस डिपार्टमेंट के लोग दिखाई देंगे। अगर कैमरा ऊपर जाएगा तो आपको SG लिखा हुआ दिखाई देगा। दरअसल ये MSG है और इन्हीं की ये पूरी फैक्ट्री है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुलिस नाके पे आपको दिखाई देगी और पूरी की पूरी इसकी रिकॉर्डिंग, जो कहा जा रहा था कि पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस चीज की है कि कैसे इस पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग की बात कही गई थी, तो ये रिकॉर्डिंग की तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिकॉर्डिंग की फैक्ट्री एरिया में राम रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। पुलकित नागर ने तस्वीरें ली, लेकिन अनिल विज जो सरकार के मंत्री है हरियाणा सरकार के, आज उन्होंने डेरे के बारे में एक सहानुभूतिपूर्ण क्या बयान दिया, आइए वो सुनवा देते हैं। फिर हम तूर साहब के पास चलेंगे और हम चलेंगे नागर साहब के पास जो हमारे साथ यहाँ पर, कसाना साहब, लोकेंद्र कसाना साहब के पास जो हमारे यहाँ पर मौजूद है। डेरे के अंदर भी जा सकते हैं, उसमें क्या है। सजा जो मिली है वो बाबा को मिली है, डेरे को थोड़ा सजा मिली है। डेरा तो पहले भी चलता था, डेरा फिर भी चलता रहेगा। वो अपना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बना रहे हैं। स्टेडियम के लिए मैंने पैसे दिए हैं और मैंने कोई बाबा को पैसे नहीं दिए, मैंने डेरा को पैसे दिए हैं। कोई बाबा को सजा मिली है, कोई डेरे को सजा थोड़ा मिली है। कोई डेरा इलीगल थोड़ा डिक्लेयर हो गया कि डेरे को पैसे नहीं दे सकते हैं। और डेरे को पैसे दिए हैं और जो पैसे दिए जाते हैं उसकी बाकायदा व्यवस्था है सरकार की। अच्छा लोकेंद्र कसाना साहब, आप ये बताइए कि बाबा देहदान करवा लेते थे, अब उनका अखबार लिख रहा है, सच कहूं कि उसके अंदर कंकाल मिल सकते हैं और वो कंकाल इसलिए गड़े हुए हैं क्योंकि अगर हड्डियों को नदी में बहा जाए तो नदी प्रदूषित होगी। क्या बाबा ने बकायदा इसकी लिखित परमिशन सरकार से ली थी कि मैं मेडिकल कॉलेज से, अब मेरा मेडिकल कॉलेज है, मैं देहदान ले सकता हूं? क्योंकि देहदान सिर्फ एक ऑथोराइज्ड मेडिकल कॉलेज ले सकता है और उसके लिए एक प्रोसेस की जरूरत लगती है, परमिशन की जरूरत लगती है। दीपक जी, जो आप ये देहदान की बात कर रहे हैं और ये जो यमुना प्रदूषित होती है, तो जो 133 जो भलाई के वहां पे जो काम चल रहे थे उनमें से एक ये भी था कि आप मरने उपरांत एक फार्म भरा जाता था। देखिए, मैं आपको फार्म भरवाते थे, आप सरकार को नोटिफाई करते थे। हाँ, एक काम सरकार ने आपको परमिशन दे रखी, सरकार देहदान हो रहा है वहां पर। आपके पास मेडिकल कॉलेज था? देखिए, बिना मेडिकल कॉलेज से आप देहदान नहीं कर सकते कसाना जी। आपको अदर जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज है उनमें हम जाते थे और उनमें देते थे कि आपको ये आदमी की लिस्ट है और ये हमारी तरफ से, हमारे एक सत्संग की तरफ से, एक डेरा सच्चा सौदा की तरफ से। तो फिर इन लोगों नहीं, उनको नहीं गाड़ा, उनको नहीं गाड़ा जी। दीपक जी क्या कह रहा है? सच कहूँ क्या कह रहा है, सच कहूँ ने क्या कहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ।
जो सच कहूं ने कहा है, सच कहूं ने ये कहा है कि जहां पे बाबा जी ने हमसे कहा, और एक जो 133 कामों की, भलाई के कामों की जो लिस्ट थी, उसमें ये भी है कि आप जो ये अस्थियां होती है जलने के बाद में, उनको आप जमुना जी में, गंगा जी में प्रवाह करते हैं, उससे जमुना जी दूषित होती है, गंगा जी दूषित होती है। उनको आप वहां पे पेड़ लगाइए और डेरे में एक पेड़ लगाइए और पेड़ में उनकी अस्थियां को उनको वहां पे करिए और उस पेड़ को पालिए, उसको अपने पिताजी का, अपने माताजी का नाम दीजिए और उस पे टाइम से उसे पानी दीजिए, उससे पर्यावरण भी हरे बताइए, अगर किसी आदमी की लाश को डिस्ट्रॉय किया जाता है या जलाया भी जाता है तो बाकायदा एक डेथ सर्टिफिकेट ले लिया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी से लिया जाता है, सरकार से लिया जाता है। ये अधिकार डेरा को किसने दिया? उसका रीजन चाहे जो भी हो, ये अधिकार तूर साहब के बाद चलता हूं। तूर साहब, ये अधिकार डेरा को किसने दिया था, मुझे बताइए। ये किसी ने नहीं दिया। ये एक्चुअली जो मन में आते हैं वैसे ही काम करते हैं। क्योंकि एक मैं बात बताना चाहता हूं कि गुरमीत राम रहीम ने 47 नियम बनाए इंसान बनने से पहले। उसका एक नियम है 35 नंबर नियम, जिसमें लिखा गया है कि देश और गुरु जी पर कोई आंच आए तो मर मिटना, गुरु पे कोई मर मिटना। इसी वजह से 42 आदमी की डेथ हुई है। ये अंदर से उकसाना है और उससे पहले हर एक आदमी को इस चीज का मैसेज दिया गया था कि अब 35 नंबर जो रूल है उसको अपनाना है। अभी 42 बोल रहे थे, 35 पे आ गए। ये अंदर की बात है, 42 बोल रहे थे, 35 नंबर रूल को अपनाना है। उसमें 35वें नंबर का ये है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं तूर साहब। 47 नियम है टोटल 47 नियम है। आपने 2002 में नियम इसलिए बनाए, आपने 2002 में छोड़ दिया। आप देखिए 133 नियम है, इंसान और सारे नियम इस देश के ये तो 2007 में बने हैं। ये तो 2007 में बने हैं। हाँ, मैं अब की बात कर रहा हूँ। अब जो 2007 में बने 47 नियम। अब 133 ये 47 नियम इसलिए बने थे क्योंकि एक 47 से गुरमीत राम रहीम को प्यार था, इसलिए 47 नियम बने थे। और 47 नियम अब भी आपकी वेबसाइट पे अब भी जाके देख सकते हैं। अब भी जाके अपनी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 47 नियम बने थे। 100 आज की डेट में 143 हो गए हैं। 47 नियम आपकी 47 है। ये आप 2002 की बात कर रहे हो। ये नियम नहीं है, भलाई के काम है। ये नियम नहीं है, भलाई के काम है। हाँ, भलाई के। हाँ, आप 2007 के अंदर 133 भलाई के काम है। जाम पिलाया था, 133 भलाई के काम है। आप ये तो मान रहे हो। भलाई के अलग हैं, वो लोग दिखावा जो अलग है। ये 47 को बोलो वो लोग दिखावा है। आपके साथ जब भी गुरमीत राम रहीम पे दिक्कत आई, ऐसा लोग आपके साथ दिखावा करने के लिए जी, ऐसा लोग दिखावा करने के लिए ऐसा किया। सर, आप ये बताइए कि आपके साथ ऐसा कौन सा। आप एक बात तो मान गए। कौन सी? आप एक बात तो मान गए कि मैं 2002 में साधु था। कौन? आप एक बार तो मान गए। आपने कहा वहां पे साधु था, 2002 में छोड़ दिया। आपने कहा कि मैंने 2002 में छोड़ दिया। मैं कभी साधु रहा ही नहीं। आप हम नहीं माने कि आप साधु है या नहीं है, आपने खुद ही कहा और टीवी में लिखा है कि 2002 में आपने सत्संग को छोड़ दिया। तो हम तो उसलिए कह रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है। वहां 6 करोड़ लोग हैं, मेरे भी नहीं पता किसी को, मैं भी क्या हूं। और लोग मुझे 6 करोड़ का नहीं पता कि वो कौन कौन कहां से पूरे भारतवर्ष में। पर वहां पे जो अभी हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, उनमें हमारा और आपका रिकॉर्ड है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो आप बताइए कि आपने क्यों छोड़ा। ऐसा आपके साथ में उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया कि जो आपने उनको छोड़ दिया। ऐसे 133 भलाई के कामों में आपको कौन सा उसमें अच्छा नहीं लगा। और आप ये बताइए कि जो 133 भलाई के काम है वो सरकार 133 भलाई के काम की जिसकी दुहाई दे रहे हो, उसके अंदर होता क्या था? उसके अंदर तो लोगों को यूज करके, लोगों को कोई गुरमीत राम रहीम ने अब तक एक रिकॉर्ड नहीं बनाया, अपने सब दूसरों के रिकॉर्ड बनाए हुए थे। कभी एक भी रिकॉर्ड बनाया गुरमीत राम रहीम ने? 137 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 137 पूरे भारत यूज करके गुनाह 137 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गुनाह करने का काम करता 137 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 75 गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज है। आप क्या बात करते हो गुरदास जी? आप क्या जानते हो? अरे हम जानते हैं भलाई के काम, हम 25 साल से कर रहे हैं। हम वहां नहीं जाते, अपने घर पे करते हैं। आप डेरा के साथ राजकुमार जी अफसोस, एक मिनट सुन लेते हैं। तूर साहब एक आदमी एक करके बोलो, एक करके सबका जवाब। अच्छा, आप ये बताइए, आपको टीवी में बुला लिया, क्या आपको विपक्ष में ही बोलना है? अगर आप टीवी में आ गए तो आपको क्या विपक्ष में ही बोलना है? आपका मन नहीं मानता कुछ? आपका दिल गवाही नहीं देता कि
मुझे उसमें पक्ष में बोलना है विपक्ष या सही का है ही विपक्ष। भलाई को भलाई बोलना है या सिर्फ मुझे इसलिए आप बोलते हैं मुझे टीवी में बुला लिया तो मुझे आज सिर्फ क्या ये बता दो, बोलना है। क्या ये बता दो, क्या ये बता दो, मानवता भलाई के, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आप मानवता भलाई के जवाब की दवाई देने वाला क्या 166 आदमियों की लिस्ट दी है? 166 आदमियों की लिस्ट दिया मैंने कि इतने साधुओं को नमर्द किया है। क्या आप बता सकते हो कि ये काम नहीं हुआ वहां पे? देखिए मेरी बात सुनिए, अब कभी आप ये मानवता भलाई है? आपने हाईकोर्ट में हुआ है कि नसबंदी हुई है। इन्होंने 40 का बोला है। इन्होंने पहले वो कि ये देखो 40 का, अब ये 160 पे आ गए। 400 साधु है कसाना जी, 400 साधु वो जांच चल रही है, जिसमें से 136 या 140 सामने आ चुके हैं। कुछ नहीं है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कुछ लोग आके कुछ भी बोल जाते हैं और लोगों को भयभीत सिर्फ इस वजह से कैसे प्रूव हो गया कि लोगों की नसबंदी हुई है? प्रूफ नहीं हुआ, अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ। प्रूफ पे आधार पर चार्जशीट बनी है भाई, अब अपराध साबित होना है या उनको डिनाई करना है। देखिए चार्जशीट तो अंधविश्वास आपके अंदर है, की वकील साहब हमारे पास सच्चाई देखने कोई नहीं भी दे रहा। केस अगर बनता है तो चार्जशीट तो उनको 90 दिन में करनी पड़ती है। चार्जशीट तो बनती है नहीं दे रहा। तो ये कह सकते हैं कि केस के अंदर कुछ नहीं मिला, क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो सकती है जनाब। क्लोजर रिपोर्ट भी एक चीज होती है। आपको अगर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं पता है लोकेंद्र कसाना जी, तो तर्क मत करिए। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में क्लोजर रिपोर्ट उसे कहा जाता है जब आप किसी चीज की जांच करें और जांच के बाद उस शिकायत को गलत पाएं तो आप कोर्ट के सामने जाकर बताते हैं कि जनाब हमने इस आदमी की जांच की थी, यह बिल्कुल पक्का सच्चा है, इसके खिलाफ कोई सबूत हमको मिला नहीं। 100 अच्छा, बाबा राम रहीम जो राम रहीम है उसके खिलाफ सबूत नपुंसक बनाए जाने के मामले में मिले हैं। जिन साधुओं ने शिकायत करी है वो बाकायदा नपुंसक है, जिसमें से हंसराज चौहान एक है। नहीं, जो बाबा आपको बाबा ने किया था क्या नपुंसक? नहीं, उनको नहीं किया भाई। आपके जो 160 आदमी है, आपके जो नहीं है भैया, और उनके नहीं है। मैं तथ्य ये बोल रहे हैं ना, मैं लेके गया हूँ, मैंने 160 आदमी की शिकायत की है, वो ये बोल रहे हैं। आप उनको भी सुनिए। चौरसिया जी जी बिल्कुल मैं एक बार बताना चाहता हूं। चौरसिया जी आप बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करिए कि मैं बोलता हूं, आप इनसे सवाल पूछिए। 166 आदमियों की लिस्ट मैंने बनाई जो हंसराज जी को दी, हंसराज जी ने कोर्ट में दायर की, ये है असलियत। और उसके बाद में अगली बात पे आते हैं कि सीबीआई ने जब पूछा मेरे से कि इतने आदमियों की आपने लिस्ट दी है, इसके तथ्य दीजिए कि वो डेरे के साथ कभी साधु थे या कोई तथ्य दीजिए। मैंने आरटीआई लगाई ये जानने के लिए कि डेरे की जमीन कितनी है। अभी एक साहब पहले जनाब एक को क्लियर कर लीजिए। पहले जवाब मिला 940 एकड़ आप 160 से अब जमीन पे आ गए। पहले एक बात को क्लियर कर लीजिए। दीपक जी से कहे पहले एक बात को क्लियर करें, नपुंसकता वाली को करें या जमीन पे आइए, एक बात को क्लियर करें। आपने नपुंसकता वाली बात का जवाब दीजिए। नपुंसकता अगर आपने लिस्ट बनाई और आपने उनको दिया, आपसे सीबीआई ने पूछा कि क्या आपके पास क्या सबूत है, फिर आपने क्या सबूत दिए जी? कौन सी उनकी मेडिकल जांच ऐसी की? अरे भाई हंसराज की मेडिकल जांच हुई है, क्यों झूठ बोल रहे हैं? हंसराज चौहान की मेडिकल जांच हुई है, उसे नपुंसक पाया गया है, ये तथ्य पूरी कोर्ट को पता है। देखिए सर जी 6 करोड़ लोग हैं वहाँ पे, 6 करोड़ लोग हैं, 400 नपुंसक नहीं होगा, कोई भी नपुंसक नहीं होगा। ऐसे लोग बहुत हैं जो नसबंदी अपने स्वयं इच्छा से भी नसबंदी कराते हैं। सरकार का भी प्रोग्राम है, हमारी सरकार भारत सरकार भी नसबंदी का प्रोग्राम चलाती है ना। बाबा भी वही करेंगे, मैं तो सिर्फ एक बाबा भी वही करेंगे जो भारत सरकार करेगी। बिल्कुल, जो इस देश का संविधान करेगा उसके तहत। संविधान में कहाँ लिखा है कि आदमी को नपुंसक बना दे? दिखाइए संविधान में कहाँ लिखा है? कौन सा क्यों करते हैं वो नपुंसकता? जो वो नसबंदी किस लिए कहते हैं कि आप नसबंदी कराइए जो भी बच्चे अच्छे। पूरी बात करने दीजिए जी, एक बार पूरी बात करने दीजिए सर जी। जी सर बोलिए। सर जी एक बार इनको रोक के मेरी बात पूरी करें, फिर जो मर्जी बोलते रहे। मैं ये कहता हूं 166 आदमियों को प्रूव करने के लिए जो मैंने आरटीआई लगाई, 940 एकड़ जमीन निकली और 940 एकड़ जमीन में से 620 एकड़ जमीन देने वाले आपने सारे के सारे
आपने 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 आरटीआई लगाई नपुंसकता की जांच वालों की, और उन्होंने आपको नपुंसकता की जांच की नहीं ला सकते भाई, है ना कि भाई मैंने लोकेन्द्र कसाना साहब वो तथ्य रखें जो आपको समझ में आए। बिल्कुल सर, हम वही पूछ रहे हैं इनसे कि आपने नपुंसकता की जांच आरटीआई से हो सकती है क्या? आपने कहा कि ये लोग नहीं, मुझे बताइए, इन्होंने सवाल का जवाब, इन्होंने बोला, सवाल का जवाब दीजिए, जो क्या नपुंसकता की जांच आरटीआई से हो सकती है, हाँ या ना? इन्होंने बोला, अरे भाई मैं आपसे पूछ रहा सवाल हूं। तो सुन लीजिए। नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ तो फिर क्यों बोल रहे हैं आप आरटीआई से आपने नपुंसकता की जांच कराई? गुरदास जी बोल रहे हैं कि मेरे को सीबीआई ने पूछा कि वहाँ पे उनके पास क्या प्रूफ है, तो मैंने पूछा कि वो वहाँ पे बहस को रोकता हूँ, मैं इस बहस को रोकता हूँ। जवाहर यादव जी को भी जाना है। जवाहर यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभा जी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। आपने सब लोगों के तर्क सुने, लेकिन आज मैं कोई फैसला नहीं लूंगा क्योंकि 14 दिन के बाद कोई सबूत बचे होंगे। इसको लेकर मुझे भी संदेह है और देश को नहीं, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।